Assalamu alaikum and welcome to Fast Sports. You are watching Golden Boot. I am your host Ali Mirza. ये नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इटालियन सीरिया 33 साल बाद जीतने वाली नेपोली को रियल मैड्रिड के हाथों शिकस्त का सामना। सनसनीखेज मुकाबले में रियल मैड्रिड ने किया शानदार परफॉर्म। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को लगा एक और धचका। टर्किश क्लब ग्लाटासराय के हाथों 2 के मुकाबले में 3 गोल्स से शिकस्त का सामना। क्या एरिक टेन हैग का मुस्तकबिल अब पड़ चुका है खतरे में? चैंपियंस लीग के एक और मैच में आर्सेनल का सामना हुआ लेचे के साथ। लेचे ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए आर्सेनल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। बायर्न म्यूनिख और कोपेनहेगन के दरमियान खेले जाने वाले मैच में बायर्न म्यूनिख की शानदार परफॉर्मेंस कोपेनहेगन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग के एक और मैच में इंटर मिलान ने बेनफिका को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल कर ली। चैंपियंस लीग पीएसवी और सीविया के दरमियान खेले जाने वाला मैच बगैर नतीजा खत्म। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल स्कोर कर सकी। चैंपियंस लीग के एक और मैच में ब्रागा और यूनियन बर्लिन के दरमियान खेले जाने वाले मैच में यूनियन बर्लिन को हुआ शिकस्त का सामना। ब्रागा ने 3 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। रियल सोसिएडाड और आरबी साल्जबर्ग के दरमियान खेले जाने वाले मैच में सोसिएडाड की बेहतरीन परफॉर्मेंस मैच 0-2 से अपने नाम कर लिया। रियल मैड्रिड ने साबिका पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला आखिर क्यों किया? प्रीमियर लीग ने मैच के दौरान रेफरी से होने वाले गलत फैसले की ऑडियो आखिर क्यों जारी की? अपने ही खिलाड़ी पर तंज करने पर नेपोली के स्टार खिलाड़ी का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? चेल्सी इतनी ज्यादा स्पेंडिंग करने के बाद अब क्यों $500 मिलियन की तलाश में है? देखिए आज के प्रोग्राम में। सीनियर खिलाड़ियों ने एहतजाज करने वाले फुटबॉलर्स के साथ आखिर यकजहती क्यों दिखाई? चेल्सी और बायर्न म्यूनिख की नजरें आर्सेनल के गोलकीपर पर। कौन सी टीम लेने में कामयाब हो पाएगी आर्सेनल के गोलकीपर को? देखिए आज के प्रोग्राम में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सहरयाब आफरीदी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम बात करेंगे चैंपियंस लीग में होने वाले मैचेस की और एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड। दोनों के दरमियान ये मैच हुआ है और यहाँ पर रियल मैड्रिड जो कि डरावना ख्वाब समझा चाहता है चैंपियंस लीग में बाकी टीम्स के लिए, वही हुआ। नेपोली जिन्होंने 33 साल बाद सीरिया जीता, उनको 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी है। लेकिन बहुत क्लोज मैच था, बहुत सनसनीखेज ये मुकाबला हुआ है। यहाँ पर नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड के दरमियान पहला गोल नेपोली ने किया। ऑस्टिगार्ड जो है 19वें मिनट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उसके बाद विनीसियस जूनियर ने गोल किया रियल मैड्रिड के लिए 27वें मिनट में। उसके बाद बर्तरी ले ली जूड बेलिंगम ने, एक दफ़ा दोबारा से चमके हैं वो रियल मैड्रिड के लिए और 34वें मिनट में उन्होंने गोल किया। फिर जेलेंस्की जिन्होंने पेनल्टी पे गोल किया 54वें मिनट में। फिर मेरिट जो ऑन गोल हुआ था वेलवर्डे की बहुत ही खूबसूरत किक पर। आफरीदी किस तरह से देखते हैं आप इस मैच को? बहुत ही क्लोज मैच था। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रेडिक्टेड था कि इस ग्रुप का यही एक इंटरेस्टिंग मैच होगा और नेपल्स में खेला गया क्योंकि नेपोली जो थी वो होम ग्राउंड पे पिछले सीज़न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी और चैंपियंस लीग में भी स्कूडेटा तो वैसे भी जीता था 33 साल बाद, लेकिन चैंपियंस लीग में भी उनका सफ़र काफ़ी अच्छा था। अब इस सीज़न उम्मीद यही थी कि ये एक मार्की मैच होगा और काफ़ी एक्साइटिंग होगा। वैसे तो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, लेकिन जिस तरह का मैच हुआ है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी नेपोली की। सेपैलेटी की जो कमी है वो महसूस हो रही है क्योंकि नेपोली इटालियन सीरिया में भी अब वो नेपोली नज़र नहीं आ रही जिस तरह की पिछले सीज़न नज़र आ रही थी। डिफेंसिव वाइज थोड़ा सा है कि इश्यूज हैं, गोल्स कंसीड कर रहे हैं। वैसे तो सीरिया में कंपैरेटिवली चैंपियंस लीग से बेहतर है। अब चैंपियंस लीग में ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तो इवन अगर रियल मैड्रिड की वीकेस्ट टीम भी है जो कि ला लीगा में बिल्कुल नहीं जीत रही, वो भी जाके चैंपियंस लीग जीत जाती है पूरी की पूरी। ये तो एक ग्रुप स्टेज मैच था, तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमें थोड़ा सा हार्श नहीं होना चाहिए। बाकी टीमों के अगेंस्ट कैसा खेलती है फिर देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्पेलेटी की कमी तो है क्योंकि उसने जो करके दिखाया था और जिस तरह की टैक्टिक्स थी वो मास्टर क्लास था। अब 33 साल बाद अगर आप स्कूडेटा जीतते हैं तो उसमें ऑब्वियसली मैनेजर फर्क, इटली के जब कोच बने उसमें भी फर्क नजर आना शुरू हो गया। उन्होंने जो पहले मैचेस कुछ खेले हैं उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिलवाई है। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या स्टैट्स थे इस मैच के। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेपोली के पास जो शॉट्स थे वो 18 थे और दूसरी तरफ भी 18 थे शॉट्स ऑन टारगेट। 5 थे रियल मैड्रिड के पास जिनमें 3 को कन्वर्ट किया, तीसरा इनफैक्ट ऑन गोल था। 7 जो है वो शॉट्स ऑन टारगेट नेपोली के थे।
पोजेशन भी ज़्यादा था नेपोली के पास, 51% था, 49% रियल मैड्रिड के पास था। पासेस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स, येलो कार्ड्स देख रहे हैं, कॉर्नर्स दोनों टीम्स को बराबर मिले हैं। आफरीदी शॉट्स ऑन टारगेट में थोड़ा सा अहेड थी नेपोली। आपको लगता है कि ये एक जीता हुआ मैच था या एक ड्रॉ मैच था जिसको आसानी से हार गई है नेपोली? हाँ, कह सकते हैं कि ये मतलब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी नेपोली के पास कि रियल मैड्रिड को हरा सकती थी और उनको चांसेस भी मिले। जो इस सीज़न की ख़ास बात है वो ओज़िमैन उस तरह से फ्लरिश नहीं कर रहे। उस तरह से आप देखेंगे उन्होंने जो उनको एक ओपन हेडर, अगर पिछले सीज़न आप देखें तो उससे बेहतर गोल जो हेडर्स पे स्कोर कर सकते थे करते थे, और इस सीज़न उन्होंने एक ईजी चांस मिस किया, तो वो बात है। लेकिन रियल मैड्रिड की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो रियल मैड्रिड का जो डायमंड है, जो एंचेलोटी जिस पे रेजिस्ट कर रहे हैं और उसको चेंज नहीं कर रहे, बेशक वो बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड कर रहे हैं, उसमें जो मुझे इशू नज़र आ रहे हैं उनका जो बैक लाइन है, जो 4 डिफेंडर्स हैं, वो अब उस तरह से रिदम उनका नहीं बन पा रहा। कभी मैंडी खेलते हैं, कभी सेंटर बैक में अलाबा खेलते हैं, नेचो जो हैं कभी लेफ्ट बैक पे खेलते हैं, इस मैच में सेंटर बैक खेले थे, और कामाविंगा जो कि उस डायमंड के पिवट रोल पे खेल रहे थे अभी तक, उनको फिर से लेफ्ट बैक बना दिया। अब ये कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। और आपको नहीं लगता रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा जूड बेलिंगम पे रिलाई कर रही है? उन्होंने गोल्स तो किए हैं, शाइन भी किया है उन्होंने, लेकिन जहाँ पर वो किसी मैच में गोल ना कर पाए तो वहाँ पर फिर रियल मैड्रिड क्या करेगी? जी बिल्कुल, और हमने देखा भी पिछले मैचेस में, आप देखें पिछले से पिछला जो मैच था उसमें बेलिंगम स्कोर नहीं कर पाए थे, उनका थोड़ा सा इशू भी हुआ था, तो उसके बाद रियल मैड्रिड उस मैच में कोई खातिर खा उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो ड्रॉ ही कर पाई थी। तो ये ऑल्दो अब जूड बेलिंगम को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया है, इसमें एंचेलोटी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक डिफेंसिव प्लेयर को जो कि एज अ पिवट खेलता था जो बोरुसिया डॉर्टमंड में, उसको ऑलमोस्ट स्ट्राइकर बना दिया है, मतलब फॉल्स 9 आप उसको कैसे पोजीशन चेंज कर दी है बिल्कुल। और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो भी जूड बेलिंगम है, और रियल मैड्रिड के जितने मैचेस में जीते हैं वो उनमें हमेशा यही फीचर हुए हैं। और इस मैच के स्टैट्स उनके क्या कहते हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस थी उनकी इस मैच में। देख रहे हैं आप, असिस्ट भी उन्होंने किया, एक गोल भी था उनका, 93% एक्यूरेट पासेस थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 4 थे, टचेस जो हैं वो 77% थे, पासेस इनटू फाइनल 13 थे, और क्लियरेंसेस जो थी वो 1 थी। और आप ये भी बताते चलें कि ला लीगा में अभी तक जूड बेलिंगम ने रियल मैड्रिड के लिए 7 मैचेस खेले हैं जिसमें 6 गोल्स किए हैं और 2 असिस्ट किए हैं। तो और जैसे आफरीदी आप कह रहे थे, अटैकिंग मिडफील्डर भी खेलते हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेलते हैं और सेंट्रल मिडफील्डर भी खेलते हैं। एंजेलोटी काफ़ी खुश नजर आए, उन्होंने बयान भी दिया है इनको लेकर के, बड़ा चमके हैं ये, बड़ा शाइन किए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वर्सटाइल खिलाड़ी हैं और इस तरह के खिलाड़ी आपको मतलब किसी भी टीम में ये फिक्स हो सकते हैं, आप इनको किसी भी टीम में डालें, क्योंकि जब आप मल्टीपल पोजीशंस पे खेलते हैं तो फिर, और ये नंबर जैसे हैं ना, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस लेवल के नंबर्स प्रोड्यूस करता था जब रियल मैड्रिड में होते थे वो, तो मतलब मैचेस से ज़्यादा गोल कंट्रीब्यूशन जो है एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास चीज़ है जो कि रियल मैड्रिड में आके ये प्रोड्यूस करना शुरू किए हैं। बिल्कुल, नेपोली के साथ ये मैच रियल मैड्रिड का बहुत क्रूशल मैच था और ये मैच समहाउ रियल मैड्रिड ने जीत लिया है 2 के मुकाबले में 3 गोल से, लेकिन नेपोली की भी शानदार परफॉर्मेंस थी। और अभी सेकंड लेग लेट्स सी उसमें कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रेशर होगा, ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड का होम ग्राउंड होगा तो नेपोली के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। और फ़र्क इतना नहीं है, आफरीदी 3-2 1 गोल का ही डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि शायद वहाँ पर नेपोली ये मैच जीतने में कामयाब हो सके। सेकंड मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये मैच क्या बात करूं मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और जब मैं यहाँ से छुट्टियों पे गया था आफरीदी तो तब भी यूनाइटेड के यही हालात थे और वापस आया हूँ तो तब भी वही हालात है। मुझे लगा शायद कुछ मेरे जाने से ही बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ये मैच गलाटासराय के दरमियान के साथ हुआ, और टर्किश क्लब है, बहुत ही शानदार क्लब है जिन्होंने पहली बार चैंपियंस लीग में क्वालिफाई किया, और यूनाइटेड को उन्होंने भी हरा दिया, उन्होंने 3-2 से अपने नाम किया ये मैच। बहुत शानदार परफॉर्मेंस, यूनाइटेड कहाँ पर क्या गलतियाँ की, मैनचेस्टर यूनाइटेड और गलाटासराय के दरमियान ये मैच 3-2 से गलाटासराय ने अपने नाम किया है, और एक ही गोल जो था वो दोनों गोल जो हैं वो हालैंड ने किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। ज़ाहा जो है 23वें मिनट में पहला गोल करने वाले खिलाड़ी थे, इनफैक्ट इससे पहले गोल जो है वो यूनाइटेड ने किया था 17वें मिनट में। उसके बाद कोगलू जो हैं उन्होंने दूसरा गोल किया अपनी टीम के लिए, और इजार्डी जो है 81वें मिनट में तीसरा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। आफरीदी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एरिक टेन हैग क्या मतलब शादी करके आ गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि आप जा नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि जब से वो आए हैं कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा। और इस दफ़ा तो पिछले शोज़ में हमने बताया था कि किसी भी लीग में सबसे बुरा स्टार्ट इस दफ़ा प्रीमियर लीग में यूनाइटेड का था, पिछले जितने भी रैकेट्स उठा के देख लें, और अब चैंपियंस लीग में भी वही हाल नज़र आ रहा है।
जी बिल्कुल, मसला ये है कि जो चेल्सी के साथ पिछले सीज़न हो रहा था और अभी तक कंटिन्यू है, वो इनके साथ अब होना शुरू हो गया है। अब आप देखें कि पिछले सीज़न में इन्होंने टॉप 4 में फिनिश किया, लेकिन उसमें किसी भी टॉप 10 किसी भी क्लब से मैच नहीं जीता था पूरे सीज़न में भी। उसके बावजूद जो बॉटम 10 की टीमें हैं उनको हरा के टॉप 4 में आई थी। और वो भी दुआएं देनी चाहिए लिवरपूल और बाकी टीमों को जो अपने आसान मैचेस या ड्रॉ कर रही थी या हार रही थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और उनकी वजह से ये टॉप 4 में आ गए, तो वो थोड़ा सा इनको क्वेश्चन मिल गया, मार्जिन मिल गया इस सीज़न के लिए। लेकिन इस सीज़न बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। रैशफोर्ड से पिछले सीज़न एज अ स्ट्राइकर खिला के गोल्स करवा रहे थे, अब वो अपनी ट्रेडमार्क पोजीशन पे लेफ्ट पे चले गए हैं, तो अब वो गोल नहीं कर रहे। तो अब इस मैच से पहले तक तो ये गोल्स नहीं कर पा रहे। क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज, कुछ जेडन सैंचो के साथ उन्होंने वो पंगा डाल दिया और उसके बारे में खबरें आनी शुरू हो गई कि ट्रेनिंग में नहीं। उनकी ज़्यादा मुझे जो इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है वो पॉलिटिक्स में नज़र आती है, खिलाड़ियों को ले। कोई खिलाड़ी खुश नहीं है। कीपर के साथ उन्होंने डहिया के साथ जो किया वो भी सबके सामने ठीक है, सैंचो के साथ जो किया, एंटोनी के ऊपर असॉल्टिंग के केसेस है, लेकिन वो उनका बड़ा चहीता था, उसको किसी भी तरीके से खिलाने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तो ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड फील हो रहा है कि ग्रीनवुड को आपने जाने दिया और सैंचो के साथ आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे डिसिप्लिन पे, और एंथनी को आप थोड़ा सा फेवरेटिज्म का शिकार होगी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि सर एलेक्स फर्गसन की जितनी भी कमज़ोर से कमज़ोर टीम भी होती थी, वो ओल्ड ट्रैफर्ड पे नहीं हारते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये फोर्ट्रेस समझा जाता है, और इवन इससे पहले भी जो मैनेजर्स थे वो ओल्ड ट्रैफर्ड पे इतना बुरा नहीं हारते थे। इन्होंने अब कंसेक्यूटिवली ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी हारना शुरू कर दिया। आप देखें ना, दूसरी तरफ टीम भी ग्लाटासराय जो पहली दफ़ा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर रही है, वो है बहुत सुपरस्टार। लाइक अपनी लीग में तो है सुपरस्टार, लेकिन चैंपियंस लीग का जो प्रेशर होता है फिर, जैसे ओल्ड ट्रैफर्ड का आपने कहा, वहाँ पर आके वो इनको हरा के चले गए हैं। और इनको और सॉरी काट रहा हूँ आपको, तब जब उन्होंने एक पेनल्टी भी मिस कर दी, इतने चांसेस मिस करने के बाद भी उनको एक और चांस मिल गया था एंड पे, जो गलतियाँ थी डिफेंसिव। चलिए स्टार्ट पे नजर डालते हैं, फिर मजीद बात करेंगे इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पे 16 शॉट्स है यूनाइटेड के पास, एरिक टेन हैग की यूनाइटेड के पास, और 14 थे दूसरी तरफ ओकान ब्रुक की ग्लाटासराय के पास। शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे ग्लाटासराय के पास और 5 थे यूनाइटेड के पास। पोजीशन आप देख रहे हैं ज़्यादा रखा यूनाइटेड ने, पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स, येलो कार्ड्स और उसके साथ साथ कॉर्नर 9 मिले हैं यूनाइटेड को, 3 मिले हैं ग्लाटासराय को। ये मैच के स्टैट्स हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि यूनाइटेड कहाँ पे मिस कर रही है। आफरीदी, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, बेसिकली मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं जिसकी वजह से ये कंसेक्यूटिव इस तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं? अच्छा, एक पॉजिटिव इस मैच से जो मुझे नज़र आ रहा है वो हॉयलैंड का गोल स्कोर करना है, और जिस तरह उन्होंने दोनों गोल स्कोर किए, इससे लग रहा है काफ़ी अच्छे, एक बड़े अरसे बाद हमें एक अच्छे स्ट्राइकर नंबर 9 मिले। लेकिन जो मेन इशू है वो है एरर्स, डिफेंसिव एरर्स। और इस मैच में भी देखा आप, गोलकीपर जो ओनाना शुरू में 3-4 मैचेस जब उन्होंने खेले तो लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को पीटर शुमाइकल मिल गया है, और उस लेवल का गोलकीपर है, और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी काफ़ी अच्छी, और प्लेयर्स को डांट रहे हैं जो गलतियां कर रहे हैं। लेकिन वो एक मैच भी तो आया था ना जिसमें फिर वो सारा ब्लेम उन्होंने ले लिया था, और हमने बात भी की थी कि इससे निकलना भी काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए। हालांकि इन्होंने काफ़ी उनको बकअप किया था कि कोई बात नहीं है, और प्लेयर्स ने भी जो है वो बयान दिए थे जब ओनाना से ये मैच में मिस्टेक्स हुई थी। हाँ, लेकिन उसके बाद वो कंसेक्यूटिव मिस्टेक्स अब होती रही हैं। अब इस मैच में भी देखें, उनकी गलती की वजह से एक गोल हो गया था। तो अब जो है, इवन हमने न्यूज़ भी शामिल की थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो दूसरे गोलकीपर्स उन्होंने तलाश करना शुरू किए हैं। एथलेटिको मैड्रिड में के जो यान ओब्लाक हैं उनमें इंटरेस्ट जाहिर। अब देखिए आप कि एंथनी आपने $100 मिलियन में खरीदे, फ्लॉप, अभी तक तो फ्लॉप ही लग रहा है। आपने ओनाना पे स्पेंड किया अच्छा खासा, आपने डहिया को जाने दिया जो कि आपके पास फ्री था, वो जाने दिया, ये ले लिया, अब ये गोलकीपर भी नहीं चला। अब वही चेल्सी के हालात लग रहे हैं मुझे भी कि प्लेयर्स खरीद रहे हैं, और अभी भी चेल्सी की टीम, अब पिछले मैच में अगर आप देख लें फुलहम से जीत तो गए थे, लेकिन उस टीम में एटलीस्ट 5 प्लेयर्स जो हैं, अभी भी 5 खिलाड़ियों की कमी है डिफेंसिव। तो ग्लाटासराय के बारे में आपको क्या लगता है? आपको लगता है ग्रुप स्टेज में ही यूनाइटेड का सफर इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जो वो एक लकीली पहुंच गए थे टॉप 4 में और चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया था? अगर ओल्ड ट्रैफर्ड पे इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं तो कोई चांस नहीं है आगे जाने का। मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग इनके लिए सिचुएशन हो सकती है। ग्लाटासराय ने काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग की, आप देखें उन्होंने ज़हा को ख़रीदा है,
इकार्डी जो हैं वो पिछले भी एक अरसा रह चुके हैं, फिर वापस इटली गए, फिर फ्लॉप हुए उधर, लेकिन हमेशा गैलाटासराय में पिछली बार भी हिट हुए थे और इस सीज़न भी वन ऑफ द स्टार हैं। और पूरा जो इस्तांबुल था वो मारो इकार्डी के नारे गा रहा था इस जीत के बाद। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस 3-2 से अपने नाम किया है। और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, हमने प्लेयर कोई नहीं फीचर किया क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो है एरिक टेन हैग। वो अब इस हार के बाद क्या सफाइयाँ दे रहे हैं या किस तरह से इस मैच, क्योंकि काफ़ी अपसेट हैं इस डिफीट को लेकर। और फिर ओनाना 18 गोल अभी तक चैम्पियंस लीग में उनके अगेंस्ट, और बाकी जो अभी तक उनके जर्नी स्टार्ट हुआ है यूनाइटेड के साथ हो चुके हैं। अभी भी एरिक टेन हैग जो है वो उनकी फेवर कर रहे हैं और अभी भी उनका बयान जो आया है कि जी वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। नज़र नहीं आ रहा फेवरिज्म जैसे एंथनी को लेकर है, जेडन सैंचो के साथ, जैसे डेविड डिया के साथ था, जैसे रोनाल्डो के साथ था। वैसे तो क्योंकि अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं आऊँ तो वो एंथनी का थोड़ा सा करते हैं वो फेवर, क्योंकि वो उनके अपने खिलाड़ी थे, आयक्स में भी मैनेज कर चुके थे और वो ही इनको लेके आए हैं। तो वो तो चलो, और ओनाना को भी ये लेके आए। लेकिन ओवरऑल जो अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर बात करें, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो एज अ ओवरऑल टीम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जो बनता नहीं है, आप इतने एरर्स, आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमने एरर्स कंसीड किए, लेकिन आप उसी स्टेटमेंट के अंदर आप ये कह रहे हैं। वन लाइनर बताएं, एरिक टेन हैग आपको लगता है कि यूनाइटेड को बचा सकते हैं? अब आपको नहीं लगता कि, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि एरिक टेन हैग को बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंसेस निकाल पाएँ इस टीम से, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो गैप जो है ना वो एक है। जी, अब ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है यूजुअली बहुत जल्दी सैकिंग नहीं करती, मैनेजर्स को टाइम देती है। एटलीस्ट ये वाला सीज़न तो मुझे लगता है कि शायद जनवरी तक तो कहीं नहीं जा रहा। जनवरी तक अगर बहुत बुरी सूरत हाल रही और इसी तरह प्रीमियर लीग में भी टेबल पे रहे और जनवरी तक चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज का भी पता लग जाएगा कि कहाँ जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। चलिए, तो बिल्कुल, प्रीमियर लीग में भी जो है वो अभी तक 7 मैचेस खेले हैं, उनमें से 4 मैचेस हारी है यूनाइटेड और 3 मैचेस सिर्फ जीती है। जो ज़्यादा ख़तरे की बात है कि ड्रॉ नहीं कर पा रही मैचेस, जिनको मुझे लगता है सबसे पहले अपनी वो जो हारने की रेशियो है उसको कम करके ड्रॉ पे लाना पड़ेगा, उसके बाद विनिंग मोमेंटम की तरफ जाना पड़ेगा। और ये मैच जो है वो गैलाटासराय ने अपने नाम किया है 3 गोल से। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब बात करेंगे हम आर्सेनल वर्सेस लांस के दरमियान होने वाले चैंपियंस लीग के मैच की। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि प्रीमियर लीग के जितने क्लब हैं बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर लांस जो है वो उसने ये मैच जीत लिया है 1 के मुकाबले में 2 गोल से। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर लांस की। आर्सेनल काफ़ी क्लोज मैच था, आर्सेनल की भी अच्छी कोशिश थी लेकिन मैच हार गई है। आखिर पे यही देखा जाता है कि मैच कौन जीता है। लांस जो है उसने ये मैच जीता है 1 के मुकाबले में 2 गोल से। और आफरीदी किस तरह से देखते हैं आप इस परफॉर्मेंस को आर्सेनल की? आप सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है ये मैच जीतना चाहिए था उन्हें? ऑब्वियसली हमेशा से एक जो ग्रुप स्टेज जब अनाउंस हुआ था तो ये एक प्रेडिक्शन की जा रही थी कि लांस जाके आर्सेनल को लांस जो है अपने ग्राउंड में थोड़ा सा तंग कर सकती है और अच्छा। वही हमने नज़र आया, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो उनको हरा ही देगी। ड्रॉ अगर हो जाता तो बेहतर था, और ख़ास करके जो आर्टेटा ने डिसीजन लिया साका को खिलाने का वो किसी को समझ नहीं आया, मुझे पर्सनली भी नहीं आया। ऑलरेडी वो इंजरी जो था वो उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी इंजरी की, पिछले मैच में उनको निगल हुआ था और लग रहा था कि इंजर्ड हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस मैच में खिलाना और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि मुझे रिग्रेट नहीं है इस फैसले का। आप देखें, अब अगर वो 2-3 महीने के लिए आउट हो जाता है जो कि आपका मेन गोल स्कोरर है तो आपकी तो प्रीमियर लीग में भी पोजीशन ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें थी, ऑब्वियसली एरर्स किए हैं आर्सेनल ने, इसकी वजह से हारी है। जो पिछले सीज़न मेन हाईलाइट था आर्सेनल का, बेशक बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी लेकिन वो जो 4 डिफेंडर खेलते थे वो क्लीन शीट्स पे ऊपर क्लीन शीट्स मेंटेन कर रहे थे। अब वही खिलाड़ी ना वो 4 क्लीन शीट मेंटेन कर पा रहे हैं और ना जो बेंच स्ट्रेंथ है वो क्लीन शीट मेंटेन कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट्स पे एक नजर डालते हैं, इस मैच के स्टार्ट्स क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 शॉट्स थे आर्सेनल के पास, जबकि दूसरी तरफ 10 थे फ्रेंच लीग की लांस के पास। शॉट्स ऑन टारगेट 6 थे आर्सेनल के पास। यही सबसे बड़ा सवाल है, वो कन्वर्ट कर ही नहीं पाए, एक ही गोल करने में कामयाब हुए। 3 थे दूसरी तरफ और 2 को कन्वर्ट किया उन्होंने। और पोजेशन आप देख रहे हैं 67% था आर्सेनल के पास, 33% था लांस के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी, अच्छा पासेस में भी अगर आप देखें 703 आर्सेनल के पासेस थे, 338
यानी एक 50% जो है वो तकरीबन ज़्यादा पासेस थे आर्सेनल के पास, बहुत कम पासेस खिलाए हैं लांस ने। पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, कॉर्नर्स 5 मिले हैं आर्सेनल को, 3 मिले हैं लांस को। अफरीदी शॉट्स भी 11 और शॉट्स ऑन टारगेट 6। बुकायो साका ऑफ कोर्स जिस तरह आपने कहा इंजर्ड थे, और अगर वो शायद इंजर्ड ना होते तो इन 6 में से एटलीस्ट 2 या 3 तो कन्वर्ट वो करते ही। लेकिन क्या सिर्फ बुकायो साका पे रिलाई करना पड़ेगा जिस तरह उनको इंजरी के बावजूद भी खिला दिया आर्टेटा ने? अब ऑब्वियसली जो आर्टेटा हैं वो पेप गार्डियोला की स्कूल की स्टूडेंट हैं और पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं। और जो पेप गार्डियोला अर्लिंग हालैंड से पहले, जब उन्होंने अर्लिंग हालैंड नहीं लिया था, तो वो एक परफेक्ट नंबर 9 के साथ नहीं खेलते थे। अग्वेरो के बाद उन्होंने जीसूस को फॉल्स 9 पे खिलाया था। तो वो जीसूस जो था तब आर्टेटा उनका असिस्टेंट मैनेजर था। जब वो आर्सेनल में चला गया तो जीसूस उनसे ले लिया और वो जीसूस को एज अ फॉल्स 9 और स्ट्राइकर कभी लेफ्ट विंग पे खिलाते हैं, कभी एनकेटिया को खिलाते हैं। तो जो प्योर एक स्ट्राइकर होता है वो आर्सेनल ने खरीदा ही नहीं, बजाय उसके उन्होंने काई हावर्ट्स खरीद लिया ताकि वो मल्टीपल पोजीशन। अब आर्टेटा क्या कर रहा है कि वो मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स खरीद रहा है जो मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकते हैं, बजाय इसके कि वो एक हर पोजीशन के लिए एक परफेक्ट जो उसका स्पेशलिस्ट खिलाड़ी होता है, जैसे पेप गार्डियोला करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता सिर्फ एक खिलाड़ी जिस तरह अर्लिंग हालैंड है उनसे तो मेरा ख्याल है बाकी ड्यूटीज नहीं लेते पेप गार्डियोला? हाँ, अब पेप गार्डियोला जो हैं वो अर्लिंग हालैंड जब उन्होंने लिया है प्योर स्ट्राइकर, तो उन्होंने वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर दिया है। अब बाकी प्लेयर जो हैं वो अर्लिंग हालैंड के हिस्से का काम कर लेते हैं। अब उन्होंने वो जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे कि हर खिलाड़ी को इक्वल आउटपुट देना चाहिए, डिफेंस में भी और ट्रैक बैक भी करना चाहिए, उनसे थोड़ा सा पीछे हट गए और अपने टैक्टिक्स थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। तो आपको लगता है अब आर्टेटा, चलिए पहले आपको ये दिखाते हैं कि आर्टेटा ने इस मैच के हारने के बाद कहा क्या है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आफरीदी से मजीद बात करेंगे। और आर्सेनल पिछले भी जो मैचेस जीत रही है आफरीदी, चाहे वो प्रीमियर लीग में हो या चैंपियंस लीग में, आपको लगता है ये वो आर्सेनल नहीं है जो पिछले साल आर्सेनल हमें नज़र आई थी? और कोई हमें चेंज उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि जो पॉजिटिव चेंज हो या कुछ बेहतरी नज़र आई हो, चाहे वो प्लेयर्स ख़रीदे हैं उनको लेकर हो या फिर स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से? जी बिल्कुल, मतलब इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए क्योंकि आपका बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत हो गया और आपने 100 मिलियन डेक्लन राइस पे स्पेंड किए हैं, 73 मिलियन जो थे वो काई हावर्ट्स पे स्पेंड किए हैं, और यूरियन टिम्बर तो खैर अभी इंजर्ड हैं, वो जब आएंगे लेकिन उनको भी खरीदा आयक से। अब उसमें 3 जो साइनिंग्स थी इस सीज़न मेजर, उसमें सिर्फ डेक्लन राइस ही पोटेंशियल पे पूरा उतर रहे हैं और इसके अलावा काई हावर्ट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यूरियन टिम्बर तो दूसरे तीसरे मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो उसका तो पोटेंशियल पता ही नहीं कि क्या हो सकता है। अब आर्टेटा जो है वो पिछला सीज़न काफ़ी अच्छा खेलने के बाद अगर ये सीज़न इसी तरह स्ट्रगल करते रहे तो फिर इनको देखना पड़ेगा अपनी टैक्टिक्स को। अब इवन पंडित्स ये भी कह रहे हैं कि जो पिछले सीज़न इन्होंने टैक्टिक्स फॉलो की, अब वो सारे क्लब्स को पता चल गया है, अब उसको सारे ट्रैक बैक कर रहे हैं, और जब आपको पता चल जाता है कि वो दूसरी टीम ने क्या करना है तो फिर वो चीज़ जो है आप उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आर्टेटा को अपने टैक्टिक्स के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। और अच्छा मुझे ये बताएं, साका अब इंजर्ड हैं और अपडेट भी यही आया कि अभी उनकी इंजरी बहुत मतलब रिकवर नहीं कर पाए, अगले मैच में खिलाएंगे फिर? ऑब्वियसली इसके बाद तो नहीं होना चाहिए कि वो अगले मैच में भी खिला दें। अगर थोड़ा सा भी अगर माइनर इंजरी है, जो कि मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अगर माइनर इंजरी होती तो मतलब इस मैच से पहले भी वो एक उनका था इशू। अब एक प्लेयर का ऑलरेडी एक इशू है, आप उसको मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मैच आप और वो प्लेयर भी बहुत बड़ा है, आप उसको अल्लाह ना करे आप उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली खिलाए और कोई ऐसी मेजर इंजरी हो जाए जिससे उसका मुस्तकबिल ही ख़तरे में पड़ जाए, फ्यूचर ही उसका ख़तरे में पड़ जाए, तो ये मेरा ख्याल है बुकायो साका को भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल, और यंग भी हैं, इसी टाइम में जो इंजरीज होती हैं वो प्रोलॉन्ग भी फिर सस्टेन करती हैं। बिल्कुल, और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं, फ्रांस के बेहतरीन खिलाड़ी एली वाही हमने फीचर किए हैं और इनके स्टैट्स आपके सामने हैं। गोल 1 किया है, असिस्ट 1 किया है और उसके साथ साथ एक्यूरेट पासेस आप देख रहे हैं 90% थे, और जो टचेस थे, जो चांसेस क्रिएट किए वो 1 था, टचेस 14 थे, ऑफ साइड 3 थे, टोटल शॉट्स 2 थे। फ्रांस के ये खिलाड़ी जो ग्लांस के लिए खेलते हैं
अभी तक अपनी लीग में 6 मैचेस खेल चुके हैं, 1 गोल किया है, 1 असिस्ट किया है। इनके बारे में क्या कहेंगे आप फरीदी? ओवरऑल तो अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, फ्रेंच लीग में लांस को बहुत सुपरस्टार टीम नहीं है, को बहुत बड़ी टीम नहीं है, मतलब है अच्छी टीम है, लेकिन आर्सेनल का अगर कंपैरिजन करें तो उस लेवल की टीम नहीं है। बिल्कुल, आर्सेनल के कंपैरिजन में तो उस लेवल की टीम नहीं है। बस ये है कि बड़े अरसे बाद उन्होंने पिछले सीजन में फाइट की थी एंड तक टाइटल के लिए PSG के साथ, और सेकंड पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया था, वो भी बहुत अरसे बाद। और इस सीज़न वापस से स्ट्रगल करी, आप देखेंगे 15th पोजीशन पे चली गई है। बिल्कुल चली गई है। और यहाँ पर जो बाकी फिक्सर हुए हैं गुज़िश्ता मैचेस, उन पे एक नज़र डालते हैं। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे यूनियन बर्लिन और ब्रागा के दरमियान मैच, यूनियन बर्लिन हार गई है यहाँ पर आफरीदी ब्रागा से। ये भी एक तशवीश वाली बात है। यूनियन बर्लिन बड़ा अच्छा खेल रही थी, काफ़ी तारीफें भी उसकी कर रहे थे। इस दफ़ा कुछ बड़े अपसेट्स हो रहे हैं वैसे चैम्पियंस लीग में। साल्जबर्ग जो है वो रियाल सोसिएडाड से हार गई है 2-0 से, और ये कुछ शॉकिंग रिजल्ट नहीं था। यहाँ पर रियाल सोसिएडाड के बारे में कहा जा रहा था कि वो जीत जाएगी। इंटर मिलान जो है बेनफिका से बड़ी मुश्किल से जीती है 0-1 से, और ये जो बड़ी मुश्किल से जीती है ये थोड़ा सा सवालिया निशान भी है कि आगे आने वाले मैचेस में फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इंटर मिलान के लिए। PSV जीती नहीं है सेविया से। ये दोनों टीम्स ने मैच बराबर किया 2-2 गोल से, कोपेनहेगन और उसके साथ बायर्न म्यूनिख 2-1 से ये मैच। ये भी बहुत कोई क्लिनिकल परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही बायर्न म्यूनिख की। समहाउ मैनेज किया उन्होंने, जीता इस मैच को। और यूनाइटेड ग्लाटासराय के दरमियान जो मैच हम डिस्कस कर चुके हैं, नेपोली और रियल मैड्रिड का भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आर्सेनल और लांस का मैच भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में आप नजर डालेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट में क्या हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, हैपनिंग्स फुटबॉल की दुनिया में। सबसे पहली खबर क्या है हमारे पास, चेल्सी एंड बायर्न म्यूनिख रिमेन इंटरेस्टेड in signing Arsenal's goalkeeper Ramsdale, who has lost his place as the Gunners' number 1. आफरीदी, चेल्सी ने पहले बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की है लेकिन कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे। आपको लगता है कि चेल्सी को अब मज़ीद साइनिंग्स करनी चाहिए? दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख है और वो अच्छा खेल रही है जब से हैरी केन गए हैं। आर्सेनल को कितनी जो है वो कमी का सामना हो सकता है अगर रामसडेल जाते हैं? अब वैसे डेविड रिया जो कि ब्रेंटफोर्ड से आए हैं, उन्होंने नंबर 1 स्पॉट ले लिया है। रामसडेल जो हैं वो, उनका भी थोड़ा सा ये इशू था कि पूरा मैच बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते थे लेकिन एक गलती कर देते थे, तो वो जो फिर उसके लिए पनिशमेंट आर्सेनल को मिलनी पड़ती थी। तो अब डेविड रिया ने चैंपियंस लीग भी संभाल ली है और प्रीमियर लीग भी, वो बेंच पे होते हैं। और बायर्न म्यूनिख को तो जेन्युइन गोलकीपर की तलाश है, क्योंकि मैनुअल नोयर पूरे सीज़न के लिए इंजर्ड हो चुके हैं और जो रिप्लेसमेंट हैं वो भी कोई खातिर खानी है। चेल्सी का क्या है? तो चेल्सी जो है, चेल्सी को जब भी कोई मतलब कोई बड़ी टीम अच्छा प्लेयर खरीदने के लिए जाती है तो उनको लगता है कि ये तो हमारे क्लब में होना चाहिए। मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन पहले भी कोई रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन यहाँ पर भी लग रहा है। एनीवेज लेट्स सी कहाँ पर जाते हैं रामसडेल या आर्सेनल उन्हें रोके रखती है, लेकिन वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उनको आप बेंच पे बिठा नहीं सकते। दूसरी खबर क्या है हमारे पास, ज़रा दिखाइएगा, और ये है, अ नंबर ऑफ सीनियर यूरुग्वाई मेंस फुटबॉल प्लेयर हैव इशूड अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ द स्ट्राइक टेकिंग प्लेस बाय द यूरुग्वाइन म्यूचुअल ऑफ प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर्स। अफरीदी, ये क्या खबर है? डार्विन नूनियज जैसे लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में, और पेलेस्ट्री जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, ये असल में प्रोटेस्ट की जा रही है यूरुग्वाई के अंदर जो लीग होती है, डिवीज़न फर्स्ट और जैसे प्रीमियर लीग है और चैम्पियनशिप जो सेकंड डिवीज़न है, उनके प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट और स्ट्राइक की है अपने इश्यूज़ के हवाले से जो फेस कर रहे हैं। फेडरेशन से जो मेजर इशू है वो तनख्वाहों का है, वो काफ़ी कम है, तो वो चाह रहे हैं कि जो मिनिमम वेज है ना उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि एटलीस्ट इतना तो हो कि जो प्लेयर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी को तो मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आप प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आप अपने बेसिक ग्रॉसरीज ही अपनी सैलरी से नहीं पूरा कर पा रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये जेन्युइन इशू है। ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि यूरुग्वाई जो टैलेंट प्रोड्यूस भी कर रहा है, वो सारा जो यूरोपियन क्लब्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं उन्हीं से उनकी टीम बनती है। अपनी लीग से कोई प्लेयर प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे, और हो भी कैसे सकता है जब आप स्पेंड ही नहीं कर रहे आपके प्लेयर तो इसमें जो है वो सीनियर प्लेयर्स ने भी उनका साथ दिया है। अगली खबर हमारे पास क्या है? अगली खबर है नेपोली स्ट्राइकर विक्टर ओसिमन ब्रेक हिज साइलेंस ऑन द ऑफेंसिव मॉकिंग वीडियोस पोस्टेड बाय द क्लब्स ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट। और
ऑफिशियली ऐसी चीज़ें पोस्ट करनी चाहिए किसी प्लेयर के बारे में, लिखा हुआ आई एम अ कोकोनट। वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ये, मतलब आपको ये वो प्लेयर है जिसने इटालियन सीरिया जितवाया है 33 साल बाद। बिल्कुल यही पॉइंट है, और सबसे बड़ा पॉइंट है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे, अवार्ड भी जीता बेस्ट प्लेयर का। exactly. उसके बावजूद भी आप कुछ मैचेस में एक आध एरर की वजह से आप इस हद तक इतनी जल्दी आप जो है वो करते हैं कि आपने उनको ऑफिशियल अकाउंट से मॉक करना शुरू किया। बाद में उन्होंने माजरत कर ली, लेकिन ये एक इंटेंशन तो दिखाती है ना कि जो लोग बैठ के मीडिया हैंडल कर रहे हैं उनका, कि वो पेशेंस उनमें बहुत कम है। बहुत कम है। एक मैच में ज़रा सा उनका सर क्या गोल नहीं सही कर पाया, यानी गोल नहीं कर पाया, तो उन्होंने उनके सर को ही कोकोनट बना दिया, मतलब आप अंदाज़ा करें। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है। नेक्स्ट है चेल्सी आर सीकिंग अ 500 million लोन फ्रॉम US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू फंड न्यू साइनिंग्स आफ्टर स्पेंडिंग 1 billion ओवर द लास्ट 3 ट्रांसफर विंडोज़। चेल्सी मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का बिजनेस ही उन्हें शुरू कर देना चाहिए कि खिलाड़ी बस ख़रीदें या ख़रीद कर दें, क्योंकि बस ख़रीदो फरोख्ती जारी है और कुछ भी नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा। अभी भी 500 मिलियन की तलाश में है, और दूसरी तरफ रामसडेल की तरफ, हालांकि मुझे नहीं लगता ज़रूरत है उनको रामसडेल की, लेकिन उधर भी नज़रें जमाए बैठी है। 1 बिलियन स्पेंड भी कर लिया, अभी फिर और पैसे देख रही है कि हमें मिले और हम खिलाड़ी ख़रीदें। जी बिल्कुल, यही बात है कि उनको ख़रीदो फरोख्त में ही मज़ा आ रहा है, और यही मेरे ख्याल से उनका बिजनेस भी होना चाहिए, क्योंकि ऑन पिच तो कोई कुछ मेजर हमें चीज़ें नहीं नज़र आ रही। बड़े से बड़े और अच्छे अच्छे खिलाड़ी उन्होंने ख़रीद के जब चेल्सी चले जाते हैं तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेज। अब एंजो फर्नांडिस ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। काइसेडो ब्राइटन के लिए आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे, लेकिन जब चेल्सी में जाते हैं तो या तो ये फुटबॉल खेलना भूल जाते हैं, या तो वो सिस्टम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनको समझ ही नहीं आती। तो अब आपने 1 बिलियन स्पेंड करने के बाद भी आपकी टीम में 4 से 5 खिलाड़ियों की कमी है। आपके अपने जो पंडित्स हैं, आपके अपने जो लेजेंडरी खिलाड़ी गुजर चुके हैं, मतलब जो खेल चुके हैं इस क्लब के लिए, वो कह रहे हैं कि आपको 2 सेंटर बैक्स भी चाहिए, आपको जो लेफ्ट या राइट सेंटर बैक्स विंग बैक्स हैं वो भी चाहिए, मतलब एक सेंट्रल मिडफील्डर। जब इन्होंने ये 4-5 खिलाड़ी खरीदे थे खास करके मिडफील्ड में, तो यही कह रहा जा रहा था पंडित के तरफ से भी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्ड जो है इन्होंने बना दिया अभी के टाइम के। लेकिन अब वही पंडित कह रहे हैं कि इनको ज़रूरत है और प्लेयर्स की भी। अब देखना पड़ेगा कि ये और क्या करते हैं। और लेकिन वो जो ग्रेटेस्ट मिडफील्ड बनाई है उन्होंने, वो भी तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस उस तरह से नहीं कर पा रही। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है खबर, और नेक्स्ट खबर है रियल मैड्रिड आर टेकिंग लीगल एक्शन आफ्टर दे वर एक्यूज्ड of bribing referees by a former police commissioner. जी ये होजे मैनुअल हैं, कमिश्नर थे फॉर्मर पुलिस के। उन्होंने एक पॉडकास्ट में रियल मैड्रिड के फ्लोरेंटिनो पेरेज प्रेसिडेंट जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि वो एक अनटचेबल हैं, और बाकी जो बार्सिलोना का नगरेरा के साथ वो केस था, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बार्सिलोना नहीं है, ये सारे ही हैं, ये सारे ही इस मट्टी में जो हैं वो गंदे हैं, तो इस वजह से बाकी भी क्लब्स हैं लेकिन उनको आप टच नहीं कर सकते। खास करके उन्होंने कहा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज तो बिल्कुल भी अनटचेबल है स्पेन में, उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकता, और उनको शायद ये अंदाज़ा माफिया आप कह सकते हैं। हाँ, उनको शायद ये अंदाज़ा भी था कि इस गुफ्तगू के बाद उनके साथ भी मतलब लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट, अब क्योंकि सिर्फ स्पोकन वर्ड पे आपके पास कोई सबूत नहीं है, वो आपके ऊपर इस वजह से केस हो सकता है, लायबल है कि जो है वो इन्होंने रिश्वत ली है। हाँ, अब रियल मैड्रिड ने उनको कोर्ट में ले जाने के लिए उनके ऊपर अब केस कर दिया है कि आपने जो बोला है वो आप हमारे ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हैं, गलत इल्ज़ामात, और अभी आप आके केस को इसको फेस करें। और याद रहे व्यूअर्स के ये जो होजे मैनुअल है, ये जब अपनी टर्म कर रहे थे एज अ पुलिस कमिश्नर भी थे, तो इनके ऊपर 2017 में ब्राइबरी के इनके ऊपर खुद के इल्ज़ामात भी थे, तो एक और बाद में इनको कोर्ट केस भी उनका सामना करना पड़ा था। तो यानी वो आप बैल मुझे मार, इन्होंने वो बात कह दी है, तो इसीलिए कहते हैं जब बोलें तो फिर सोच कर ही बोलें, और अगर आपके पास सबूत हों तो तभी बोलें। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, और ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, और ये है द ऑडियो बिटवीन VAR एंड द रेफरी हैज़ बीन
decision released after Luis Diaz goal was wrongly given offside. ये लिवरपूल और टॉटनहम का मैच था जो लिवरपूल हार गई थी। आफरीदी, ये क्या मामला हुआ था सर, आप बताइएगा आसान अल्फाज में। 2-1 से हार गई थी लिवरपूल और ये एक सर्टन गोल था जो बिल्कुल भी ऑफसाइड नहीं था। VAR के पास जब फैसला गया तो उन्होंने डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दी दे दिया और क्योंकि उनको लगा अब उनका काम सिर्फ टीवी को देखना है, मॉनिटर करना है। उनको लगा कि वो जो अंपायर हैं उन्होंने ऑन साइड दिया और गोल दिया है। अच्छा। हालांकि क्लियरली जब आप मैच देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा कैमरा जो था वो ऑफसाइड वाले रेफरी पे आया। पूरी स्क्रीन में सिर्फ ऑफसाइड वाला रेफरी आ रहा है जो कि अपना फ्लैग वेव कर रहा है कि ऑफसाइड है। फिर अंपायर ने भी मतलब अपना वो जो इशारा करते हैं कि ये गोल नहीं है वो किया। उसके बाद VAR के पास गया। VAR को मेरे ख्याल से उस टाइम पे कोई भी रेफरी जो VAR में बैठे थे, वो दो जो रेफरीज थे, तो वो देख नहीं रहे थे स्क्रीन को। उन्होंने दोनों रेफरीज को मिस किया और उनको लगा कि दोनों ने गोल दिया है। गोल दिया और तो उन्होंने कहा कि चेक कंप्लीट और ये इसको कंटिन्यू रखो। जब बाद में उन्होंने देखा कि ये तो रीस्टार्ट हो गया है मैच, तो बाद में आपने ये गुफ्तगू भी सुनी कि कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये तो गलती हो गई है और ये तो गोल है, ऑन साइड है। तो अब इसको वो आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, ये तो गलती हो गई है, मैच को डिले करें, क्या करें। और जो ऑन फील्ड अंपायर हैं आप उनके चेहरे से देख सकते हैं कि जब आप मैच को फुटेज देखेंगे तो विजिबली उनके चेहरे पे भी वो ग्रीवियंस है। उनको भी समझ आ गई कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उनको उस टाइम पे समझ नहीं आई। ये और इसी तरह फिर मैच चलता रहा। उन्होंने उधर भी रोक के ये नहीं कहा कि वो गोल था। हाँ, हालांकि दे सकते थे ना। हालांकि दे सकते थे। आप देखिए कि जब मैच रीस्टार्ट हुआ है, टॉटनहम ने रीस्टार्ट किया है, फिर लिवरपूल के गोलकीपर के पास गई है और आपका एक होता है ना कि जब आपने कोई फैसला रिवाइज करना हो तो आप इंतजार करते हैं कि बॉल आउट हो जाए। तो फिर एलिसन के बाद बॉल आउट हुई है जाके, उसके बाद भी ये मतलब आउट होने के बाद अंपायर कह सकते थे कि रोको, मैं दोबारा चेक करता हूँ, ये कुछ गलत हुआ है। लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन का शिकार हो गए और वो एरर उन्होंने बाद में तस्लीम भी कर लिया, तो अब इसने कॉस्ट भी किया लिवरपूल को। मैच जो है वो हार गई थी लिवरपूल। जी बिल्कुल, और ये एंड में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है क्योंकि लिवरपूल बहुत अच्छा खेल रही थी। हाँ बिल्कुल। और लेट्स सी, ये VAR के बारे में अक्सर ही सवालात आते हैं कि ये कुछ लाई तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी गई थी कि फ़ुटबॉल में गलत डिसीजंस को बेहतर जो है वो बनाया जा सके, उनको सही करार देने के लिए और ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से चेक किया जा सके। लेकिन कोई खाता था फीफा का अच्छा था, लेकिन जो यूरोप का या प्रीमियर लीग या चैम्पियंस लीग, वहाँ पर हमें कुछ अच्छे डिसीजंस वहाँ से नहीं नज़र आए। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं आपके साथ हमने शेयर की हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं हमारी वेबसाइट fastsports.tv पर और हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।